हेलो बच्चों, तो हमारे चल रहा था चैप्टर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन जो है क्लास 11th का। हमने इसमें 6 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन की। कोशिका द्रव्य विभाजन हमने इसमें पढ़ लिया था। कोशिका द्रव्य विभाजन हमारा हो गया था, यानी कि जंतु कोशिका में भी मैंने करा दिया था। जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में, दोनों में क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या होगा। तो समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या होगा, यानी कि समसूत्री बोल लो या सूत्री बोल लो। तो अगर हम बात करें समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, तो इसमें सबसे पहला लाइन की सूत्री विभाजन जो होगा वो द्विगुणित कोशिकाओं में भी होगा और अगुणित कोशिकाओं में भी होगा। द्विगुणित कोशिका जो कुछ निम्न, यानी कि अगुणित कोशिका कौन सी होगी, जैसे कुछ निम्न श्रेणी के पादप और कीटों में क्या होगा, अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन होता है। तो कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट यही है कि सूत्री विभाजन, सारी वीडियो खराब कर। तो जो सूत्री विभाजन होगा वो केवल द्विगुणित कोशिकाओं में तो होगा ही होगा, लेकिन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है तथा कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में, जो सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। तो ये था पहला पॉइंट। तो कैसे समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि द्विगुणित कोशिकाओं में भी होगा और अगुणित कोशिकाओं में भी होगा। तो कैसे होगा समसूत्री विभाजन, जैसे ये एक कोशिका है, ये एक क्या है, कोशिका है, इसमें 40 गुणसूत्र है। 40 गुणसूत्र है, यानी कि 23 जो पुत्री कोशिका है उसमें 23 फादर से आए होंगे और 23 मदर से आए होंगे। तो जो 40 गुणसूत्र है, 40 गुणसूत्र से अगर हमने समसूत्री विभाजन कराया, ये कैसी कोशिका हुई, द्विगुणित। ये कैसी कोशिका होगी, द्विगुणित, क्योंकि इसमें पेरेंट्स से और माता से क्या आए हैं, 40 गुणसूत्र आए। तो समसूत्री विभाजन कराएंगे, तो समसूत्री विभाजन कराने के बाद क्या होगा, इसमें 40 गुणसूत्र यहाँ आएंगे, 2 पुत्री कोशिका बनेंगे और 40 गुणसूत्र यहाँ आएंगे, तो इसे बोलेंगे द्विगुणित। इसके बाद अगर हम बात करें अगुणित कोशिका की, तो अगुणित कोशिका में क्या होगा, यानी कि एक कोशिका से क्या आएंगे, 23 गुणसूत्र आएंगे, यानी कि 23 गुणसूत्र ही हुए, तो इसमें ये कैसी कोशिका हुई, अगुणित। तो अगुणित कोशिका का अगर हमने समसूत्री विभाजन कराया तो 23 गुणसूत्र यहाँ हुए और 23 गुणसूत्र, यानी कि पुत्री कोशिका जो बनी उसमें क्या है, समसूत्री विभाजन कराया तो 23 गुणसूत्र यहाँ बने और 23 गुणसूत्र यहाँ बने। तो ऐसे होगी अगुणित कोशिका, ये जिसमें क्या होगी, एक कोशिका होगी। समसूत्री विभाजन कराने पर 23 गुणसूत्र क्या होंगे, पुत्री कोशिका में चले जाएंगे और यहाँ क्या होंगे, 40 गुणसूत्र। लेकिन अगर हम बात करें द्विगुणित कोशिका की, तो जो द्विगुणित कोशिका होगी, यानी कि 40 गुणसूत्र हुए, तो 40 गुणसूत्र यानी कि 23 गुणसूत्र माता से आए और 23 फादर से आए। तो इसमें क्या, अगर हमने अर्धसूत्री विभाजन कराया तो इसमें क्या होंगी, अर्धसूत्री विभाजन क्या होंगे, यानी कि गुणसूत्र क्या आधे आधे हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होंगे, गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाएंगे, यानी कि विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ से कितने, 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र, तो 4 क्या बनी, पुत्री कोशिका। अगर हम अगुणित कोशिका की बात करें, यहाँ अगुणित कोशिका और यहाँ यानी कि 23 गुणसूत्र हैं, तो 23 गुणसूत्र में क्या अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या पॉइंटों में गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन में पॉइंटों में गुणसूत्र जाएंगे, नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो अगुणित कोशिका होगी इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा।
तो हम कह सकते हैं कि जो द्विगुणित कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है, लेकिन जो अगुणित कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो ये यहाँ पॉइंट था कि द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन हो सकता है और अगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन हो सकता है, लेकिन द्विगुणित कोशिका में सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होगा। यानी कि द्विगुणित कोशिका होगी तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, अगर अगुणित कोशिका होगी तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो ये पॉइंट था। ऐसे ही इसी पॉइंट में ये बता रखा है यहाँ पर कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, यानी कि समसूत्री जो कोशिका है वो केवल द्विगुणित कोशिकाओं में भी होती हो, अगुणित कोशिकाओं में भी हो। अगुणित कोशिका कौन से, जैसे पादप, कुछ निम्न श्रेणी के पादप हुए और कुछ कीट हुए, उसमें अगुणित कोशिका होगी तो उनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट की बात करें अगर हम, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो बहुकोशिकीय जीवधारों की वृद्धि है वो सूत्र विभाजन के कारण होती है। यानी कि जो बहुकोशिकीय हो गई, यानी कि जो बहुकोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है प्राणी या प्राणियों का शरीर, तो उनमें क्या होगा, सूत्री विभाजन होता रहेगा और उनकी वृद्धि होती रहेगी। तो उनमें क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होता रहेगा और जीवधारियों की क्या होगी, वृद्धि होती रहेगी। जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण क्या होगी, विभाजन के कारण होती है। तो जो वृद्धि होगी बहुकोशिकीय जीवधारियों की, तो यानी कि बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है प्राणियों का शरीर, तो उनकी जो वृद्धि होगी वो सूत्री विभाजन के कारण क्या होगी, निरंतर होती रहती है। यानी कि सूत्री विभाजन होता रहता है और वृद्धि उनकी निरंतर होती रहती है, बढ़ते रहते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो सूत्री विभाजन जो होगा, सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि ये क्या करते हैं, कोशिका की मरम्मत में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कोशिका की मरम्मत जो होती है वो किस में होती है, सूत्री विभाजन में। तो तीसरा पॉइंट ये है कि सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और कोशिका की क्या करते हैं, कोशिका की मरम्मत होती है। कोशिका की मरम्मत इसमें क्या होगी, होती है। कोशिका की मरम्मत जो होगी उसकी इसमें होती है, सूत्री विभाजन में होती है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर। तो ये मैंने बताया कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा वो द्विगुणित कोशिका में भी होगा और अगुणित कोशिका में भी होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है। द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और अगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन अगर हम अर्धसूत्री कोशिका की बात करें तो अर्धसूत्री जो विभाजन होगा वो किस में होगा, सिर्फ द्विगुणित कोशिकाओं में होगा, अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो ये पॉइंट मैंने पहला आपको बताया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में जो वृद्धि होगी वो सूत्री विभाजन के कारण होती है। यानी कि जो उनकी निरंतर वृद्धि बढ़ते रहते हैं, यानी कि तो किस कारण होते हैं, बहुकोशिकीय जो प्राणियों का जो शरीर है वो सूत्री विभाजन के कारण ही होता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो सूत्री विभाजन का योगदान होगा कोशिका की मरम्मत में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। उसके बाद हम अर्धसूत्री विभाजन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक करके प्लीज़ ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।